गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के अंदर क्या स्टडी किया था। ठीक है। ठीक है, तो एक तो हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, क्या डिस्कस किया था आपका, रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है ना, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि रामाचंद्रन प्लॉट में बेसिकली जो एंगल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो आपको बताता है कि वो हेलिक्स है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, और बेसिकली इट इज ए पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट। ठीक है, तो हमने रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको प्रोटीन के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में बताया था। ठीक है, सो इसमें हमने जैसे अल्फा हेलिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, वी डिस्कस्ड अबाउट बीटा शीट। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था आपका बीटा टर्न एंड गामा टर्न। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्फा हेलिक्स जो होता है उसमें लेंथ ड्यू टू वन अमाइनो एसिड इज 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बीटा शीट में डिपेंड्स कि वो पैरेलल है एंटी पैरेलल है, तो उसमें अ, अगर एंटी पैरेलल है तो क्या था 3.5 एंगस्ट्रॉम, एंड इफ इट इज पैरेलल देन इट इज 3.25 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बीटा टर्न हमने देखी थी, इसमें 4 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, गामा टर्न के बारे में। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे कि जैसे समटाइम्स दे गिव यू ए क्वेश्चन कि एक तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखनी है। ठीक है, कि कौन कौन सी पोजीशंस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती हैं, एंड समटाइम्स दे गिव यू ए लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ अमीनो एसिड इन ए प्रोटीन, एंड इट डिपेंड्स कि वो किस फॉर्म में है, वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में है, बीटा शीट की फॉर्म में है, फिर उस अकॉर्डिंग इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, करे क्वेश्चंस जो दिए थे मैंने आपको रामाचंद्रन प्लॉट पे, हो गए सारे? चलो कोई नहीं, वो हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट वाले क्वेश्चंस भी अभी हम डिस्कस करेंगे आपके, जैसे टर्शरी और क्वैटनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे अभी हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेकेंडरी पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफिंग भी दी थी कि फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोटिफ एंड डोमेन क्या होता है, एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक्स हैं जो आज हम स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपली सीक्वेंस होता है कि फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड, थर्ड। सेकेंडरी ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ अमीनो एसिड्स, वो डिसाइड करता है कि वो अल्फा हेलिक्स बनाएगा, क्योंकि अल्फा हेलिक्स में वो हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन लेता है। बीटा शीट में हमने कहा था वो जिगजैग मैनर में होता है। ठीक है, बीटा टर्न दे आर काइंड ऑफ कनेक्टिंग एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें तो 4 ही अमीनो एसिड्स थे। ठीक है, तो अभी जैसे कुछ क्वेश्चंस आप जब ये पढ़ भी लोगे ना सारे प्रोटीन्स के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं उसके अंदर भी ना रामाचंद्रन प्लॉट में, क्योंकि वो अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट होती है, कुछ बीटा शीट से होती है। ठीक है, तो आपको ये जो उनके कुछ पॉइंट्स हैं या स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यही देखा ना, अब मान लो आपको पता है कि लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स क्या होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स क्या होता है। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट में तो हमने सीधा बनाया था कि मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स, जैसे दोनों प्लस होते हैं तो इट इज ए लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, दोनों एंगल माइनस हैं तो इट इज ए राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अब हम इस चीज को समझेंगे कि फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे मोटिफ और डोमेन क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे बायोइनफॉर्मेटिक्स, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, हमारे पास डाटा बेसिस होते हैं। ठीक है, मोटिफ अभी हम डिस्कस करेंगे। मोटिफ एक तरह से सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कि जिसमें एक से ज्यादा टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे आपने लिखा कि अल्फा हेलिक्स है, बीटा है, ये तो अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें ना एक से ज्यादा टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे एक कहीं होता है बीटा अल्फा बीटा, उसमें बीटा शीट भी अल्फा हेलिक्स भी है। ठीक है, तो ऐसे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेटनरी क्या होता है, और हम कुछ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे भी सही, जैसे कोलेजन हो गया आपका, अल्फा केराटिन हो गया, सिल्क फिब्रियोन हो गया। ठीक है, फिर हम मायोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके बारे में हमें
इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, देखो हर एक प्रोटीन को तो हम नहीं स्टडी कर सकते, ना हमें हर प्रोटीन के पॉइंट्स लर्न करने हैं, बट ये है कि कुछ कॉमन प्रोटीन्स के हमें फीचर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो जिन पे जैसे कॉलेजन, आप बहुत सारे एग्जाम्स में देखोगे कॉलेजन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कॉलेजन को हम पढ़ेंगे अच्छे से कि कॉलेजन में क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कॉलेजन होता है ट्रिपल हेलिक्स। ट्रिपल हेलिक्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर 3 अल्फा चेन्स होती हैं। ठीक है, देखो क्या ना, प्रोटीन्स का तो कोई एंड ही नहीं है, कितने सारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, बट यह है कि जिन जिन प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ें, हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि अगर एक कोई स्पेसिफिक प्रोटीन पे क्वेश्चन आए तो हम उसको आंसर कर पाए। ठीक है, तो पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी क्या था, उस जब व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर वी टॉक अबाउट अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स। ठीक है, बट क्या होता है ना कि फर्दर 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 जो आपकी फोल्डिंग होती है, ठीक है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के बाद भी फर्दर फोल्डिंग होती है। ठीक है, तो जैसे यहां पर बता रखा है, द ओवरऑल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ all atoms in a protein is referred to as the protein's tertiary structure। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। वेयर एज द टर्म secondary structure refers to the spatial arrangement of amino acid residues that are adjacent in a segment of a polypeptide। सेकेंडरी में सिर्फ आप अमीनो एसिड के अरेंजमेंट बता रहे हो, लेकिन टर्शरी के अंदर आप ओवरऑल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स, कि जितने भी एटम्स प्रोटीन के अंदर हैं उनकी क्या अरेंजमेंट है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर आपको सेकेंडरी से टर्शरी बनाना है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन के अंदर बेंडिंग होगी, ऑब्वियसली ना, यू हैव ए स्ट्रक्चर, आप उसको फर्दर उसकी एक तरह से उसको फोल्ड करा रहे हो। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड होते हैं जो बैंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऑब्वियसली अब एक स्टेट चेंज आ रही है, जैसे आपने कहा कि एक चेंज आ रही है, नाउ यू वांट कि उसकी फोल्डिंग करानी है, तो उसमें बैंड तो आपको कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये अमीनो एसिड्स आपको बता रखे हैं, प्रोलिन हो गया, ठीक है, आपका थ्रियोनिन हो गया, सिरिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, दीज अमीनो एसिड्स दे ब्रिंग बैंड। ये ऐसे रेजिड्यूज होते हैं जो बैंड प्रोड्यूस करते हैं, सिरिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, प्रोलिन हो गया और आपका ग्लाइसिन हो गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इंटरेक्टिंग सेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड इन देयर कैरेक्टरिस्टिक टर्शरी स्ट्रक्चर बाय सेवरल काइंड ऑफ वीक इंटरेक्शंस। जैसे हमने पढ़ा भी था ना, जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इनको थोड़ा हम वीक मानते हैं, बट समटाइम्स कोवलेंट बॉन्ड भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि टर्शरी स्ट्रक्चर में कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनते, क्योंकि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बट अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो मेनली कौन स्टेबलाइज करता है आपका, दैट इज जो वीक इंटरेक्शंस है। वीक इंटरेक्शंस में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होगी, दे आर कंपैरेटिवली वीक इंटरेक्शन। देखो क्या ना, एक जैसे एक फनल होता है, जैसे ये भी मैं आपको दिखाता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फनल के ऊपर, क्योंकि प्रोटीन की ना जो फोल्डिंग हो रही है, हमारा मोटिव क्या है कि उसकी एनर्जी सबसे कम हो, उसकी एनर्जी क्या हो, सबसे कम हो। ठीक है, जैसे ये देखो, जैसे ये आपको ये एक फनल याद करना पड़ता है, एक फोल्डिंग फनल होता है। जैसे मान लो जो प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वही मतलब एंड स्ट्रक्चर है, अनटिल और अनलेस अगर उसमें उसके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स के अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स नहीं होती हैं। ठीक है, अभी आप फनल में देखो एनर्जी हाई है, जैसे जैसे आप ये जो फनल देख रहे हो, जैसे बीच में एक स्टेट आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट। ठीक है, फिर यहां पर क्या शो रखा है, डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स, और लास्ट में यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेटिव स्ट्रक्चर। अब ऐसा क्वेश्चन आपका जैसे गेट के एग्जाम में स्पेसिफिकली वो क्या करते हैं, वो जैसे एबीसीडी लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट है, ये आपका नेटिव स्ट्रक्चर है। नेटिव स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम है। आप जैसे एनर्जी देखो ना, यू आर मूविंग फ्रॉम लो टू हाई एनर्जी, सबसे कम एनर्जी कौन से स्ट्रक्चर की है, जो नेटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि जितनी एनर्जी कम होती है उतना वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, देर आर, अब प्रोटीन जो हो रहा है उसकी फोल्डिंग हो रही है, क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स, कि क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी स्ट्रक्चर, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, यू हैव टू अरेंज द अमीनो एसिड्स, कि कौन से अमीनो एसिड कहां पर होने चाहिए, कौन से अमीनो एसिड प्रोटीन के सरफेस पे होने चाहिए, कौन से इंटीरियर पे होने चाहिए। तो मतलब दैट इज ऑल्सो वन एरिया, जैसे लोग उस पर भी काम करते हैं कि प्रोटीन, क्योंकि अगर प्रोटीन की फोल्डिंग ठीक से नहीं हुई
फिर वो प्रोटीन किसी काम का नहीं है, ठीक है। जैसे आपने एक वर्ड भी सुना होगा, प्रायोन्स, सुना है प्रायोन्स? क्या होते हैं प्रायोन्स? हम्म। हाँ, ये मतलब एक तरह से ना इनको हम इन्फेक्शियस प्रोटीन बोल देते हैं। मतलब प्रोटीन जैसे किसी किसी के अंदर कोई प्रोटीन बन रहा है बट वो ठीक से फोल्ड नहीं हुआ, ठीक है, तो वो भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ डिजीज भी होती है, जैसे एक मैड काउ डिजीज होती है, एक स्क्रैपी डिजीज होती है, एक क्रूज फैल्ट जैकब डिजीज होती है, ये सब प्रायोन्स करते हैं। प्रायोन्स क्या होते हैं आपके? इन्फेक्शियस प्रोटीन, ठीक है, इन्फेक्शियस प्रोटीन। तो प्रोटीन बनना जैसे क्या होता है ना, समटाइम्स देर इज ए प्रॉब्लम इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कि प्रोटीन का सीक्वेंस ठीक नहीं है, ठीक है। वो तो चलो है ही सी, वो तो फिर ऑब्वियसली दैट इज ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है। लेकिन अगर प्रोटीन की फोल्डिंग भी ठीक से नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो प्रोटीन किसी काम का नहीं है, ठीक है। समटाइम्स तो क्या होता है ना, देर इज ए म्यूटेशन जिसकी वजह से प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे हम सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हैं, या बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जब हम कहते हैं कि समथिंग इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ डीएनए, तो वो जो म्यूटेशन होती है फिर वो आपको प्रोटीन में दिखती है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। बट अगर आपका प्रोटीन प्रॉपर बना है, एंड दोज प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, अगर वो उसको ठीक से फोल्ड ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वो प्रोटीन किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में ना आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो वो आपको एक एक फनल देंगे और लेबलिंग करनी होती है आपको ना। आपको ध्यान रखना है कि ये जो बीच वाली स्टेट है इसे मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट जिसकी हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, अगर आपका प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी प्रोटीन का रोल है, डिफरेंट प्रोटीन्स दे प्ले डिफरेंट रोल, बट द टर्सरी स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर टर्सरी स्ट्रक्चर खराब हो गया, ठीक है, मतलब वो किसी भी वजह से हो सकता है, या प्रोटीन की फोल्डिंग आपकी ठीक से नहीं हुई, तो वो प्रोटीन किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेटनरी। कहता है कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर टू और मोर सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। जैसे अभी तक आप कह रहे हो कि देर इज ओनली वन सब यूनिट, ठीक है, बट देर आर प्रोटीन जिसके अंदर टू और मोर, ठीक है, टू हो सकती हैं, 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती हैं। और वो आइडेंटिकल भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल कोट किया था, दैट वाज ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है इसमें दो अल्फा सब यूनिट्स होती हैं, दो बीटा होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है आपका कि इसमें दो अल्फा है दो बीटा है, तो मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर दो सब यूनिट्स आइडेंटिकल हैं, बट ऑब्वियसली अगर हम दोनों कंपेयर करें तो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे होता है ना कई प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हम कहीं पर लिख रहे हैं कि इट इज ए होमोडाइमर, होमो मतलब उसमें दोनों सेम है, बट इफ आई एम राइटिंग इज एट हेट्रोडाइमर हेट्रोटेट्रामर, तो इसका मतलब उसके अंदर डिफरेंट है, ठीक है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर की बात सिर्फ कब होती है? जब प्रोटीन के अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये भी एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे मायोग्लोबिन है, ठीक है। मायोग्लोबिन जो है उसका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। एक्चुअली दोनों का काम ही ऑक्सीजन की बाइंडिंग से रिलेटेड है, बट मायोग्लोबिन मसल में होता है, हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में होता है, ठीक है। नाउ जो मेन हम अभी हमने डिस्कस करना है कि प्रोटीन्स को हमने ना दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है, एक होते हैं फाइब्रस, एक होते हैं ग्लोबुलर, ठीक है। अगर आपके प्रोटीन के अंदर सिर्फ एक टाइप का ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, डोमिनेंटली, जैसे आपने कह दिया कि इसमें सारा अल्फा हेलिक्स ही है, इसमें ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये सारी बीटा शीट की फॉर्म में ही है, वो प्रोटीन होता है फाइब्रस। लेकिन अगर प्रोटीन के अंदर कुछ परसेंट अल्फा हेलिक्स है, कुछ परसेंट बीटा शीट है, या कुछ परसेंट रैंडम कोइल है, वो कौन से होते हैं फिर आपके? ग्लोबुलर, या उनको मतलब वो शेप भी ग्लोबुलर और स्फेरिकल लेते हैं, ठीक है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, इन कंसीडरिंग दिस हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इट इज यूजफुल टू क्लासिफाई प्रोटीन्स इनटू टू मेजर ग्रुप्स, ठीक है। अब एक क्या है? फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं? विद पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज्ड इन लॉन्ग स्टैंड्स और शीट्स, ठीक है। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन विद पॉलीपेप्टाइड चेन्स फोल्डेड इनटू ए स्फेरिकल और ग्लोबुलर शेप, ठीक है। जैसे अभी हम फाइब्रस प्रोटीन पढ़ेंगे, जैसे अल्फा केराटिन के बारे में पढ़ेंगे, आपका आपका कोलेजन के बारे में पढ़ेंगे, सिल्क फिब्रोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि दोनों ग्रुप स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट है, क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन के अंदर दे कंसिस्ट लार्जली ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, चाहे सारा अल्फा हेलिक्स है चाहे सारा बीटा शीट है, ठीक है। एंड देयर टर्शरी स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली सिंपल। इनका जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो रिलेटिवली कैसा होता है, आपका सिंपल होता है, ठीक है। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उनके अंदर क्या होता है, सेवरल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली दीज टू ग्रुप ऑल्सो डिफर फंक्शनली, ठीक है। एक्चुअली वो कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर सपोर्ट, शेप या एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देते हैं वो फाइब्रस होते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोर्ट दे रहे हैं या शेप दे रहे हैं या एक्सटर्नल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लेकिन जैसे आपके एंजाइम्स हो गए, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हो गए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गई, ये सब ग्लोबुलर होते हैं, ठीक है। देखो मेन आपको बस यही पॉइंट याद रखना है, फाइब्रस जिनमें सिर्फ एक ही टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर जिसके अंदर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। फाइब्रस का मेन काम सपोर्ट, आपका शेप और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। लेकिन जो एंजाइम्स और रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर। किसके अंदर आते हैं, आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पहले फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये क्या ना, अब ये है तो सब चीजें याद करने वाली, ठीक है। बट क्या होता है कि आप देखोगे कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, कि जैसे वो, अब जैसे मान लो हम कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो पहले आपको इसमें याद रखना है, जैसे आपने ये याद रख लिया कि वो अल्फा हेलिक्स है, बट यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर उसके अंदर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है या लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अभी अब जैसे हम कॉलेजन पढ़ेंगे, अब कॉलेजन जो होता है वो ट्रिपल हेलिक्स होता है। अब एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन दिया उसने कि कॉलेजन के अंदर चलो 3 हेलिक्स हैं, लेकिन जैसे उसने लिख दिया उसमें से 2 अल्फा होता है, एक बीटा होता है। बट ये स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि उसके अंदर तीनों अल्फा होते हैं। तो आपको ना ये जो भी आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि है तो चलो लर्निंग वाला पार्टी, बट यू नीड टू, क्योंकि हम वही पॉइंट्स लिखेंगे जो हमें जिस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं ये मुझे पता है कि इसमें अल्फा हेलिक्स होता है, अब क्वेश्चन क्या दे रहा है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड। अब अगर मुझे वो याद नहीं है तो फिर मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखो आप कोई भी प्रोटीन के बारे में, जैसे अभी हम कुछ प्रोटीन्स पढ़ेंगे, बट कोई भी प्रोटीन के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि क्योंकि आप जितना भी आगे पढ़ोगे, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हो, सेल बायोलॉजी पढ़ते हो, प्रोटीन्स तो हर जगह पे आएंगे। तो अब ऐसा भी नहीं, ये भी नहीं है ना कि हम हर एक प्रोटीन के डिटेल में नहीं स्टडी कर सकते, ठीक है। बट जिन जिन प्रोटीन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा हम उसको याद रखें, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो वो हम एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ना है, फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ना है, फाइब्रस प्रोटीन। अब देखो फाइब्रस प्रोटीन्स में पहले मैं आपको एक दो पॉइंट्स लिखवाता हूं, ठीक है। तो एक तो इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, अल्फा केराटिन, कि अल्फा केराटिन क्या होता है। विल स्टडी अबाउट कोलेजन एंड विल स्टडी अबाउट सिल्क फिब्रोइन, ठीक है। सिल्क फिब्रोइन। अब जैसे एक पॉइंट हम लिखते हैं पहले फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। इसको चाहे आप एज ए नोट लिख लीजिए, ऑल fibrous proteins, all fibrous proteins are insoluble in water, are insoluble in water। ये जितने भी फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं आपके, दे आर insoluble in water, कॉमा a property, a property
conferred by a property conferred by high concentration of high concentration of hydrophobic amino acid residues both in the interior of protein, hydrophobic amino acid residues both in the interior of protein and on its surface, both in the interior of protein and on its surface. And on its surface. ठीक है, देखो नॉर्मली कोई भी प्रोटीन होता है, ठीक है, अगर जैसा कोई भी प्रोटीन है, आपने कह दिया कि मेरे पास एक प्रोटीन है, अब देखो प्रोटीन में या तो वो अमीनो एसिड्स होंगे जो हाइड्रोफोबिक हैं या हाइड्रोफिलिक हैं, ठीक है, जैसे हमने ये अमीनो एसिड्स पढ़े हैं ना कि या तो उसमें वो अमीनो एसिड्स होंगे जिसमें हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप होता है या वो अमीनो एसिड्स होंगे जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप होते हैं, या तो हाइड्रोफिलिक होता है या हाइड्रोफोबिक. आइदर वी हैव हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स और वी हैव हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स. कोई भी प्रोटीन है उसमें आप कह रहे हो कि दो टाइप के आर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो होते हैं सरफेस पे. हाइड्रोफिलिक कहां पर होते हैं? सरफेस पे, ठीक है, क्योंकि जो भी है ना कि प्रोटीन जो है वो एक तरह से स्टेबिलिटी कह सकते हो आप कि वो तभी स्टेबल होता है जब हाइड्रोफिलिक सरफेस पे होते हैं और हाइड्रोफोबिक कहां पर होते हैं? इंटीरियर में, आफ्टर फोल्डिंग. ठीक है ना, देखो प्रोटीन तो बना तो सिंपली एक अमीनो एसिड की चेन ही है, बट आफ्टर फोल्डिंग हाइड्रोफिलिक विल बी एट सरफेस, ठीक है, एंड हाइड्रोफोबिक विल बी इन इंटीरियर. अब क्या होता है ना, जब ऐसा कोई प्रोटीन है, क्योंकि वो तो हाइड्रोफिलिक है तो वो प्रोटीन में सॉल्युबल होगा, ठीक है, लेकिन जो फाइब्रस प्रोटीन है उसको हमने क्या लिखा है? इनसॉल्युबल इन वाटर. इसका रीजन यह है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोफिलिक होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं. तो जनरली अगर आप इसमें देखोगे, अब किसी प्रोटीन के अंदर अगर है ही हाइड्रोफोबिक तो उसमें इंटीरियर में भी हाइड्रोफोबिक होंगे, सरफेस पे भी हाइड्रोफोबिक होंगे. बट नॉर्मली जो जनरल प्रोटीन होते हैं अगर उसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों है तो हाइड्रोफिलिक कहां पर होते हैं? सरफेस पे. हाइड्रोफोबिक होते हैं इंटीरियर में. लेकिन जो फाइब्रस प्रोटीन है, वाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर? बिकॉज इनके अंदर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ही ज्यादा होते हैं, ठीक है. तो जनरली आप जो भी अल्फा केराटिन पढ़ोगे, कोलेजन पढ़ोगे, सिल्क फिब्रियोन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इनके अंदर ज्यादा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स ही होते हैं, ठीक है. अब आपको एक तो बेसिक याद रखना है कि ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? फाइब्रस प्रोटीन के. किसके एग्जाम्पल हैं? फाइब्रस प्रोटीन के. अब चलो इसके बारे में देखते हैं. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फा केराटिन के बारे में. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अल्फा केराटिन, ठीक है. आप जैसे ये डायग्राम देख सकते हो, ठीक है, पहले चलो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. तो पहले अल्फा केराटिन में जैसे आप पॉइंट लिखिए. सो अल्फा केराटिन, अल्फा केराटिन, अल्फा केराटिन have evolved for strength. अल्फा केराटिन हैव इवोल्व फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है. पहले मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूं फिर हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. सो इट हैव इवोल्व फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है. दूसरा पॉइंट लिखिए, द अल्फा केराटिन्स, द अल्फा केराटिन्स आर पार्ट ऑफ, the alpha keratins are part of broader family of proteins, broader
family of proteins called the alpha keratins are part of broader family of proteins called intermediate filament proteins. Intermediate filament proteins. They are part of a broader family of proteins called intermediate filament proteins. अल्फा केराटिन किसका पार्ट होते हैं? आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स. ठीक है. एक्चुअली क्या होता है, जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें हम तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं. एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट, एक होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट. ठीक है. तो अल्फा केराटिन किसमें आता है आपका? इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर फैमिली ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन. ठीक है. एक्चुअली ये ना इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है. जैसे आप देख रहे हो ये एक हेलिक्स है, फिर इसने जैसे दो चेन कॉइल्ड आउट करी, कॉइल्ड कॉइल, जैसे दो चेन आपस में मिली, फिर वो उन्होंने एक प्रोटोफिलामेंट बनाया, फिर प्रोटोफाइब्रिल बनाया. तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट में जो भी प्रोटीन्स होते हैं ना, वो ऐसे हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं. जैसे एक एक अल्फा हेलिक्स है, तो दो अल्फा हेलिक्स एक दूसरे के साथ मिले. ठीक है. उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोफिलामेंट. जैसे ये आपस में अरेंज होंगे, तो इस तरह से हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर बनते हैं. ठीक है. एक्चुअली जब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये सब बात करेंगे. ठीक है. तो ये जितने भी इंटरमीडिएट फिलामेंट कैटेगरी में प्रोटीन्स आते हैं वो ऐसे हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है. अब तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इसमें हेलिक्स कौन सा होता है? इसके अंदर हेलिक्स होता है आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स. ठीक है. अल्फा केराटिन में जो हेलिक्स होता है वो कौन सा हेलिक्स होता है आपका? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स. ठीक है. राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स. अल्फा केराटिन में हेलिक्स कौन सा होता है? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स. ठीक है. फिर इसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, टू स्टैंड. जैसे आप देख रहे हो ना कि टू चेन कॉइल्ड कॉइल. ठीक है. तो इसमें आप लिखिए टू स्टैंड्स ऑफ अल्फा केराटिन, कोमा oriented in parallel, are wrapped about each other, to form a are wrapped about each other to form a super twisted coiled coil, to form a super twisted coiled coil, to form a super twisted coiled coil. जैसे आप देख रहे हो ना, स्टार्टिंग में एक हेल्फ हेलिक्स था, बट दो ऐसे स्टैंड वो पैरेलल, जैसे देख रहे हो कि दोनों ओरिएंट करते हैं और वो एक दूसरे राउंड रैप होते हैं. ठीक है. अब इसमें एक पॉइंट आपको जो मेनली याद रखना है, जो हेलिक्स है वो तो कैसा है? राइट हैंडेड. हेलिक्स कैसा है आपका? राइट हैंडेड. ठीक है. लेकिन जो सुपर ट्विस्ट बनता है, ठीक है, जो सुपर ट्विस्टेड कॉइल्ड कॉइल बनती है, उसकी ओरिएंटेशन होते है लेफ्ट हैंडेड. ठीक है. उसकी ओरिएंटेशन कैसी होती है? लेफ्ट हैंडेड. ठीक है. हेलिक्स राइट हैंडेड है. ठीक है. वो हम यहां पर ऐसे शो नहीं कर पाएंगे, बट आपको ये याद रखना है कि जो अल्फा हेलिक्स है वो राइट हैंडेड है, लेकिन जो सुपर ट्विस्ट बनता है वो कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड. ठीक है. अभी आप आगे कॉलेजन पढ़ोगे, कॉलेजन में हेलिक्स होता है लेफ्ट हैंडेड, लेकिन जो सुपर ट्विस्टेड कॉइल्ड कॉइल होती है वो कैसी होती है आपकी? राइट हैंडेड. ठीक है. वो भी अपोजिट होती है. ठीक है. यहां पे ये पॉइंट आपको याद रखना है, हेलिक्स इसमें राइट हैंडेड है, लेकिन सुपर ट्विस्टेड कॉइल्ड कॉइल कैसी होती है आपकी? लेफ्ट हैंडेड. ठीक है. फिर आप लिख सकते हो कि जो अल्फा केराटिन है, मेनली उसमें कौन से अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं? अल्फा केराटिन इज रिच इन अल्फा केराटिन इज रिच इन
एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन एंड फिनाइल एलेनिन. Alpha keratin is rich in alanine, valine, leucine, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन एंड फिनाइलएलेनिन. ठीक है. अब देखो ये जितने अमीनो एसिड है ये हाइड्रोफोबिक है. एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन ये सब हाइड्रोफोबिक होते हैं. तो अल्फा क्रिएटिन जैसे ये तो हमने पहले ही कह दिया ना कि फाइब्रस प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ही ज्यादा होते हैं. ठीक है. फिर एक पॉइंट और लिखिए. हाँ जी. नहीं ग्लाइसिन नहीं होता ना. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ग्लाइसिन होता है वो जनरली अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन नहीं होने देता. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है जैसे अभी आप कोलेजन देखोगे उसमें होता है, बट नॉर्मली ग्लाइसिन और प्रोलिन ये अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन में कंस्ट्रेंट करते हैं. ठीक है ना. ये मैंने आपको कल भी बताया था कि कई बार आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, दे विल गिव यू अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है. तो अगर आपको ये कहा जाता है कि इनमें से अल्फा हेलिक्स मतलब किसके ज्यादा चांसेस हैं अल्फा हेलिक्स बनाने के, तो नॉर्मली आपको ये देखना होता है जैसे आउट ऑफ 4 सीक्वेंसेस 3 में ग्लाइसिन प्रोलिन होगा, तो ग्लाइसिन प्रोलिन की जो प्रेजेंस है वो अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन को नहीं होने देती है. ठीक है. देखो क्या होता है ना, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं. ठीक है ना. पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे कल मैंने आपको रामाचंद्रन प्लॉट पे बताया, तो हुआ ना कि अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन है कि प्रोलिन जो है वो सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करता है, ग्लाइसिन ज्यादा करता है, तो उस अकॉर्डिंग मेरा आंसर होगा. ठीक है. देखो प्रैक्टिकली साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी कराता हूं. उसका मोटिव क्या होता है कि पहले देखो, पहले आपको थ्योरी आनी चाहिए, पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि देखो क्वेश्चन जो आता है कई बार जैसे वही है ना, छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है. बट पहले थ्योरी आनी चाहिए क्योंकि देखो सेम क्वेश्चन तो आने नहीं वाला. ठीक है. अब क्या होता है कि मान लो पहले मैंने एक बेसिक थ्योरी या मेरे पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई. ठीक है. उसके बाद मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं. ठीक है. अब कुछ चीजें मे बी उसी थ्योरी में से होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, तो मेरे पास एक बेसिक थ्योरी है उसमें मैं ऐड कर सकता हूं. लेकिन जब तक आपको थ्योरी नहीं पता, अब जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आया अल्फा क्रिएटिन के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए उसमें हेलिक्स कौन सा होता है. अभी इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम कोई तुक्का लगाएंगे, शायद इसमें लेफ्ट हैंडेड होता हो, तो हमें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए. ठीक है. और ये कैसा प्रोटीन है आपका, फाइब्रस प्रोटीन. ठीक है. ग्लाइसिन और प्रोलिन वो अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन को फेवर नहीं करते. ठीक है. लेकिन अभी आप देखोगे कॉलेजन एक्सेप्शन होता है, उसके अंदर तो ग्लाइसिन प्रोलिन बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें लिखिए इन अल्फा क्रिएटिन्स, इन अल्फा क्रिएटिन्स कॉमा द क्रॉस लिंक्स, द क्रॉस लिंक्स in alpha greetings comma the cross links stabilizing quaternary structure are stabilizing quaternary structure are disulfide bonds, are disulfide bonds. So in alpha keratins the cross-link stabilizing quaternary structure are disulfide bonds. जैसे हो रहा है ना, देखो हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जैसे एक अल्फा हेलिक्स था फिर वो आपस में ज्वाइन हुए, तो इसमें जो बड़े सारे आपको चेन्स दिख रही हैं, तो जो उनको स्टेबलाइज करता है वो कौन करते हैं, आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. कौन स्टेबलाइज करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ठीक है. तो ये हो गया आपका अल्फा किरेटिन. ठीक है. अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, कॉलेजन की. किसकी बात करेंगे हम, कॉलेजन की. ठीक है. जब भी कॉलेजन का नाम आता है ट्रिपल हेलिक्स. ठीक है. आपको यहां पे देख सकते हो उन्होंने हमें 3 डिफरेंट कलर्स दिखाए हैं. ठीक है. बट ये तीनों अल्फा ही होती हैं, मतलब 3 डिफरेंट कलर्स में उन्होंने प्रेजेंट जरूर करा है, बट तीनों की तीनों जो चेन्स होती हैं वो अल्फा होती हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि इसमें एक कोई 2 अल्फा 1 बीटा होता है या अल्फा बीटा गामा होता है. तीनों की तीनों चेन्स कौन सी होती हैं, आपकी अल्फा. ठीक है. कोलेजन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड के अंदर. ठीक है. कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड. ठीक है. ये भी स्ट्रेंथ के लिए इवॉल्व हुआ है.
collagen has evolved to provide strength. अब इसमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. Collagen has evolved to provide strength. Collagen has evolved to provide strength. ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें लिखिए, इट इज फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू. इट इज फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू such as it is found in connective tissue such as tendon, cartilage, organic matrix of bone and cornea of eye. Organic matrix of bone and cornea of eye. And cornea of eye. ठीक है, the collagen has evolved to provide strength. It is found in the connective tissue such as tendon, cartilage, organic matrix of bone and cornea of eye. ठीक है, अब इसमें जो हेलिक्स होता है, ठीक है, एक तो हमने क्या कहा कि इसमें लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है और इसमें 3 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं पर टर्न. जैसे नॉर्मली कितने बड़े थे, हमने जो नॉर्मल हमने अल्फा हेलिक्स पढ़ा था उसके अंदर 3.6 थे, लेकिन इसमें जो हेलिक्स है एक तो लेफ्ट हैंडेड है और उसके अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं, 3 अमीनो एसिड रेजिड्यूज पर टर्न. 3 अमीनो एसिड रेजिड्यूज पर टर्न. 3 अमीनो एसिड रेजिड्यूज पर टर्न. ठीक है, इसमें हेलिक्स कैसा होता है आपका, लेफ्ट हैंडेड, और उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं आपके, 3 अमीनो एसिड रेजिड्यू पर टर्न. ठीक है, अब इसको हमने ट्रिपल हेलिक्स बोला. इसका मतलब क्या है, इसके अंदर वी हैव 3 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर 3 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स कॉल्ड अल्फा चेन्स. 3 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स called alpha chains are super twisted about each other, called alpha chains are super twisted about each other, are super twisted about each other. Three separate polypeptides called alpha chains are super twisted about each other. फिर इसमें लिखिए, the super helical twisting, the super helical twisting is right handed. The super helical twisting is right handed in collagen. ठीक है ना, देखो ये भी अपोजिट हो गया. हेलिक्स इसमें कैसा था, लेफ्ट हैंडेड, लेकिन जो सुपर हेलिकल ट्विस्टिंग है वो कैसी है आपकी, राइट हैंडेड, कोमा अपोजिट इन सेंस टू द, अपोजिट इन सेंस टू द opposite in sense to the left-handed helix of alpha chain. Left-handed helix of alpha chain. ठीक है, तो इसके अंदर
ठीक है, जैसे ही हमने पहले डिस्कस करा ना, इसमें हेलिक्स कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। लेकिन जो सुपर हेलिकल ट्विस्टिंग है वो कैसी है आपकी, राइट हैंडेड, ठीक है। इट इज अपोजिट, जैसे अल्फा क्रिएटिन में हेलिक्स कैसा था, राइट हैंडेड, लेकिन सुपर हेलिकल ट्विस्टिंग कैसी थी आपकी, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। और इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 3, और तीनों अल्फा हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कि कॉलेजन, जैसे हम नॉर्मली तो यही कह रहे हैं कि अल्फा हेलिक्स में ग्लाइसिन प्रोलिन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉलेजन की बात करें स्पेसिफिकली, किसकी बात करें, कॉलेजन की, कॉलेजन कंटेन्स, कॉलेजन कंटेन्स 35% ग्लाइसिन, इसमें 35% तो आपका ग्लाइसिन होता है, ठीक है। 11% एलेनिन होता है, एंड 21% इसमें क्या होता है आपका, प्रोलिन एंड 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन, 21% प्रोलिन एंड 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 35% ग्लाइसिन है, 11% एलेनिन है, 21% प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन है, ठीक है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा, मतलब हाइड्रोक्सिलेशन कौन कराता है प्रोलिन की, तो वो होता है विटामिन सी, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड इज, ठीक है, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड इज responsible for hydroxylation of proline, is responsible for hydroxylation of proline, is responsible for hydroxylation of proline। विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो प्रोलिन की हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जनरली एक ट्राइपेप्टाइड यूनिट होती है जो कोलेजन के अंदर बारी बारी रिपीट होती है, ठीक है। जनरली ए ट्राइपेप्टाइड यूनिट, जनरली ए ट्राइपेप्टाइड यूनिट जो बार बार रिपीट होती है, विच इज ग्लाइसिन एक्स वाई, मतलब जैसे ग्लाइसिन होता है उसके बाद एक्स वाई, एक्स जनरली होता है प्रोलिन और वाई होता है आपका 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन, क्या होता है, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन। देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, कोलेजन के अंदर कौन सा अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं, हेलिक्स कौन सा है, हाइड्रोक्सिलेशन प्रोलिन की कौन सी कौन कराता है, कौन सी यूनिट जो है वो जनरली रिपीट होती है, तो ग्लाइसिन प्रोलिन एंड 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन, ठीक है। कि कौन सी एक यूनिट है जो बारी बारी रिपीट होती है किसके अंदर, आपके कोलेजन के अंदर, सो दैट इज ग्लाइसिन एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ट्राइपेप्टाइड यूनिट जो है वो बारी बारी रिपीट होता है, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जो अल्फा चेन है, द अल्फा चेन्स ऑफ, द अल्फा चेन्स ऑफ collagen molecules, the alpha chains of collagen molecules of fibrils, the basically the alpha chains of collagen molecules and the collagen molecules of fibrils, and the collagen molecules of fibrils, क्योंकि ये भी आगे हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑफ fibrils are cross linked by, are cross linked by, are cross linked by unusual types of, unusual types of
covalent bonds, unusual types of covalent bonds, including lysine, comma, hydroxylysine और हिस्टिडीन रेजिड्यूज, ठीक है। जो अल्फा चेन्स होते हैं किसके, कोलेजन मॉलिक्यूल्स की, या जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स हैं फाइब्रिल्स के, वो कैसे क्रॉस क्रॉस लिंक होते हैं, बाय अनयूजुअल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इंक्लूडिंग लाइसिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन और हिस्टिडीन रेजिड्यूज, ठीक है। लाइसिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन और हिस्टिडीन रेजिड्यूज, मतलब आपस में वही होता है ना, जैसे अब हम तो सिर्फ एक कोलेजन की बात कर रहे हैं, तो अल्फा चेन्स को आपस में भी कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होगा ही ना कुछ पॉइंट्स पे। दूसरा, और भी जो फाइब्रिल, जैसे बड़े सारे कोलेजन मिलके फाइब्रिल बना रहे हैं, तो उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जिसमें लाइसिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन और हिस्टिडीन रेजिड्यूज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और एक डिजीज होती है, जैसे कोलेजन नहीं बनता, तो एक डिजीज होती है जिसे बोलते हैं हम एहलर डैनलो सिंड्रोम, ठीक है। एक सिंड्रोम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एहलर डैनलो सिंड्रोम, which is characterized by loose joints. Ehlers-Danlos syndrome, which is characterized by loose joints. which is characterized by loose joints. Ehlers-Danlos syndrome, which is characterized by loose joints. ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने किसके बारे में, कोलेजन, ठीक है। और कोलेजन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, जैसे हेलिक्स कौन सा है, अल्फा चेन्स हो गया, अमीनो एसिड कौन से ज्यादा होते हैं, कौन सी ट्राइपेप्टाइड यूनिट रिपीट होती है, और कौन रिस्पॉन्सिबल है प्रोलिन की हाइड्रोक्सिलेशन के लिए, तो उसका आंसर क्या होता है आपका, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, सिल्क फिब्रोइन, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो, क्योंकि सिल्क फिब्रोइन में आपकी बीटा शीट होती है, ठीक है। और बीटा शीट में मैंने आपको बताया था, जो अमीनो एसिड्स के अरेंजमेंट होती है वो zigzag होती है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये जो शीट्स होती हैं, ये जैसे एक दूसरे के साथ टच करती हैं, आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि जो टचिंग सरफेसेस होते हैं, वहां पर वो अमीनो एसिड होने चाहिए जिनका आर ग्रुप स्मॉल होता है, ठीक है ना। देखो, दे आर नॉट टचिंग एट अदर पॉइंट्स, बट जहां पर एक दूसरे को टच कर रही है वहां पर, जैसे एलेनिन की साइड चेन है, ग्लाइसिन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि बीटा शीट किस में रीच होती है, एलेनिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं सिल्क फिब्रोइन की, ठीक है, सो इसके अंदर होती है एंटी पैरेलल बीटा शीट। इसमें कैसी बीटा शीट होती है, एंटी पैरेलल बीटा शीट। इसमें कैसी बीटा शीट होती है आपकी, एंटी पैरेलल बीटा शीट, ठीक है। तो इसमें जैसे हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, सो दैट इज फिब्रोइन, कोमा, द प्रोटीन ऑफ सिल्क, द प्रोटीन ऑफ सिल्क, comma, is produced by insects and spiders, is produced by insects and spiders, insects and spiders. Fibroin, comma, the protein of silk is produced by insects and spiders. Secondly, its polypeptide chains, its polypeptide chains are predominantly
are predominantly in the beta conformation. Its polypeptide chains are predominantly in the beta conformation. ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी कॉन्फॉर्मेशन में होती हैं? बीटा कॉन्फॉर्मेशन. ठीक है. थर्ड, फिब्रोन इज रिच इन एलेनिन एंड ग्लाइसिन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीटा शीट्स में एलेनिन ग्लाइसिन ज्यादा होता है. ठीक है, फिब्रोइन इज रिच इन एलेनिन and glycine residues. Alanine and glycine residues. Comma, permitting a close packing. Permitting a close packing of beta sheets. Close packing of beta sheets and an interlock arrangement of R groups. And an interlock arrangement of R groups. ठीक है, कोई भी बीटा शीट होती है वो जनरली किस में रिच होती है? एलेनिन ग्लाइसिन में. ठीक है, क्योंकि तभी इनकी जो पैकिंग है वो क्लोज हो पाती है. ठीक है, अब इसमें एंटी पैरेलल है तो एज वी नो कि इसमें एक अमीनो एसिड कितनी लेंथ कंट्रीब्यूट करेगा? 3.5 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिल्क डज नॉट स्ट्रेच. सिल्क डज नॉट स्ट्रेच. Silk does not stretch, comma, because the beta conformation is already highly extended. Because beta conformation is already highly extended, highly extended. However, comma, the structure is flexible. However, comma, the structure is flexible. The structure is flexible because the sheets are held together by numerous weak interactions rather than by covalent bonds such as disulfide bonds in alpha keratin. जैसे अल्फा केराटिन में तो हमने बोला था ना कि वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं. ठीक है, लेकिन यहां पर वो क्या कह रहा है कि जो सिल्क है वो स्ट्रेच नहीं करता. देखो क्या ना, बीटा कॉन्फॉर्मेशन हमने पहले से ही एक्सटेंडेड है. ठीक है ना, जैसे हमने कल क्वेश्चन भी किया था, क्योंकि अल्फा में यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद 1.5.
and in case of anti-parallel beta sheet you are multiplying the same number of amino acid with 3.5, तो वो लेंथ तो पहले से ही ज्यादा है, तो सिल्क स्ट्रेच नहीं करता क्योंकि बीटा कॉन्फर्मेशन पहले से एक्सटेंडेड है। हाँ ये जरूर है कि स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज द शीट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय न्यूमरस वीक इंटरेक्शन रादर देन बाय कोवलेंट बॉन्ड सच एज डाइसल्फाइड बॉन्ड इन अल्फा किरेटिन। ठीक है, अब पता लग गया ना कि सिल्क फिब्रियोन के अंदर जो एक तो बीटा शीट है और साथ में आपने एंटी पैरेलल याद रखना है। ठीक है, अब देखो क्या है ना, हमने चलो मान लो 2-3 प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया। अब ये होता है ना, मान लो मैं किसी भी प्रोटीन के बारे में पढ़ूं, ठीक है, या जैसे कोई क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, तो अब आपको ये ध्यान रखना होता है कि मान लो कोई प्रोटीन के बारे में मुझे नहीं पता या इट इट कम अक्रॉस व्हेन आई एम डूइंग सम क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में है, बीटा शीट की फॉर्म में है। ठीक है, जैसे एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि सिल्क फिब्रियोन, अब मान लो किसी स्टूडेंट को ये पता है कि बीटा शीट होती है लेकिन उसने ऑप्शन में दे दिया पैरेलल एंटी पैरेलल, फिर वही प्रॉब्लम कि उसको ये पता है कि बीटा शीट होती है बट उसको ये नहीं पता कि पैरेलल होती है एंटी पैरेलल होती है, तो फिर क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं वहां पे भी। ठीक है, बट वही मैं आपको कह रहा हूं, हर एक प्रोटीन के बारे में हम नहीं याद कर सकते और ना ही हमें करना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जैसे बुक्स में भी उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और हमने बस उनको याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन अल्फा क्रिएटिन का, कोलेजन का या सिल्क फिब्रियोन का है और जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है फिर उस हिसाब से वो आंसर मेरा होना चाहिए। जैसे अब आपको मैंने कल भी बताया था कि बीटा शीट्स में एलेनिन ग्लाइसिन ज्यादा होता है, तो वही देखो वही बातें रिपीट हो रही है ना, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि सम इफ दे गिव दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि बीटा शीट्स आर रिच इन ग्लाइसिन एलेनिन, तो ये सही है। रिच का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे अमीनो एसिड नहीं होते हैं, दूसरे अमीनो एसिड भी होते हैं बट कंपैरेटिवली इसमें एलेनिन ग्लाइसिन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो हेल्प करता है पैकिंग ऑफ बीटा शीट्स, क्योंकि वही बात है कि वहां पर वो जैसे होता है ना, जैसे एक शीट है दूसरी शीट है तो दे आर टचिंग विद ईच अदर, तो ये हमने कहा था ना, जहां जहां पर वो टच कर रहे हैं वहां पर वो अमीनो एसिड होने चाहिए जिनका आर ग्रुप सबसे छोटा होता है। जैसे ये देखो ना, ये ग्लाइसिन शो कर रखा है, ये एलेनिन शो कर रखा है, आप देख रहे हो ना जहां पर भी ये शीट्स जिगजैग मैनर। ठीक है, सो दे आर टचिंग, तो जहां जहां पर वो टच कर रही है वहां पे या तो ग्लाइसिन है या एलेनिन है। जैसे ग्लाइसिन की साइड चेन तो और भी छोटी होती है लेकिन एलेनिन की फिर भी कंपैरेटिवली बड़ी होती है। एलेनिन में, ग्लाइसिन में तो सिर्फ एच होता है, एलेनिन में क्या होता है आपका CH3। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, आपका फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में हमने डिस्कस किया कोलेजन के बारे में और आपके अल्फा केराटिन और सेल फिब्रियोन। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इसमें देखो मेनली हम मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ग्लोबुलर प्रोटीन्स वो प्रोटीन है जिनके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये एक स्फेरिकल या ग्लोबुलर शेप लेते हैं। एंजाइम्स हो गए, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हो गए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, जैसे होता है कई बार आप पढ़ोगे कि दिस इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, तो आपको खुद अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि ग्लोबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सो देखो थोड़ा सा जो हमने जिन दो प्रोटीन्स के बारे में यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, जैसे आपके जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है, एक हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मायोग्लोबिन और एक हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो मायोग्लोबिन का क्या होता है, आपका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। एक तो चलो इन प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट एक जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है दैट इज रिलेटेड टू द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एक क्वेश्चन एग्जाम में किससे रिलेटेड आता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कि मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है और हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है। ठीक है, तो हम इनके ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं अबाउट मायोग्लोबिन। ठीक है, बड़ा सिंपल, मतलब मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन पे बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अलग अलग से अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे होते हैं ना जो जनरल प्रोटीन्स होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। जैसे मैं आपको इंसुलिन के बारे में बताऊंगा,
इंसुलिन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे इंसुलिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसमें जैसे दो चेन होती हैं, किस चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंसुलिन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। अभी फिलहाल हम बात करेंगे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मायोग्लोबिन के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मायोग्लोबिन। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर था दैट वाज गिवन बाय जॉन एंड्रयू। ठीक है, मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किसने दिया था? जॉन एंड्रयू ने। जॉन एंड्रयू। जॉन एंड्रयू। जॉन एंड्रयू। ठीक है, तो इसमें लिखिए पॉइंट्स। इट इज द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ मसल सेल। ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ मसल सेल। मायोग्लोबिन क्या होता है? इट इज ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ मसल सेल। ठीक है, दूसरा लिखिए, इट फंक्शंस बोथ टू स्टोर ऑक्सीजन। इट फंक्शंस both to store oxygen and to facilitate oxygen diffusion in rapidly dividing cells या rapidly contracting muscle tissue। rapidly contracting muscle tissue। ठीक है, तो ये फंक्शन करता है, ऑक्सीजन को भी स्टोर भी करता है और ऑक्सीजन डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कराता है इन रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल टिश्यूज। ठीक है, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अंदर 153 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं। कितने होते हैं? 153 अमीनो एसिड रेजिड्यूज प्लस सिंगल आयरन प्रोटोपोरफायरिन। सिंगल आयरन प्रोटोपोरफायरिन। सिंगल आयरन प्रोटोपोरफायरिन और हीम ग्रुप, या जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका हीम ग्रुप। सिंगल आयरन प्रोटोपोरफायरिन और हीम ग्रुप। ठीक है, ये वही हीम ग्रुप होता है जो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। कहां पर होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, तो इसमें कितने अमीनो एसिड है? 153। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द बैकबोन of the myoglobin molecule, the backbone of the myoglobin molecule consists of consists of eight eight relatively straight segments of alpha helix. Straight segments of alpha helix interrupted by bends. Interrupted by bends, comma, some of which are beta turns, comma, some of which are beta turns, some of which are beta turns, some of which are beta turns। कि जो बैकबोन होती है मायोग्लोबिन की, उसमें
8 रिलेटिवली स्ट्रेट सेगमेंट्स होते हैं अल्फा हेलिक्स के, विच आर इंटरप्टेड बाय बैंड, सम ऑफ विच आर बीटा टर्न्स। ठीक है। अब इसमें जो अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक है, वो होता है राइट हैंडेड। अल्फा हेलिक्स कैसा होता है आपका? राइट हैंडेड। और 70% ऑफ द जो रेजिड्यूज हैं वो हेलिकल रीजन में ही होते हैं। ठीक है, जैसे 153 टोटल हैं, तो 70% ऑफ द रेजिड्यूज आर इन 70% of the residues are in the helical region. 70% of the residues are in the helical region. ठीक है, 70% रेजिड्यू कौन से रीजन में होते हैं? हेलिकल रीजन में। ठीक है। तो मायोग्लोबिन, इसका स्ट्रक्चर दिया था जॉन एंड्रयू ने। ठीक है। इसका फंक्शन ऑक्सीजन को स्टोर करना, और ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन को भी फैसिलिटेट करता है इन रैपिडली डिवाइडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग मसल टिश्यूज। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या कहा? 153 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं और एक सिंगल आयरन प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है। जो इसकी बैकबोन है उसके अंदर 8 रिलेटिवली स्ट्रेट सेगमेंट्स होते हैं अल्फा हेलिक्स के, विच आर इंटरप्टेड बाय बैंड, सम ऑफ विच आर बीटा टर्न्स। अल्फा हेलिक्स में, इसमें अल्फा हेलिक्स कैसा होता है? राइट हैंडेड। ठीक है। और 70% ऑफ द जो रेजिड्यूज हैं वो आपके हेलिकल रीजन के अंदर होते हैं। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि जो आयरन एटम है, द आयरन एटम in the center of heme group has two binding positions. The iron atom, the iron atom the iron atom in the center of heme group in the center of heme group has two binding positions. Has two binding positions. ठीक है। जो आयरन एटम है हीम ग्रुप की सेंटर में, कहते हैं उसकी दो बाइंडिंग पोजीशन है। या तो वो बाइंड करता है आर ग्रुप ऑफ हिस्टिडीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ। आर ग्रुप ऑफ हिस्टिडीन और ऑक्सीजन। The iron atom in the center of heme group has two binding position, either with R group of histidine और ऑक्सीजन। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो Fe2 पॉजिटिव है उसके साथ रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। Fe2 पॉजिटिव के साथ क्या होती है? रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। और जो Fe3 पॉजिटिव होता है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता। Fe3 पॉजिटिव which does not bind oxygen. Which does not bind oxygen. ठीक है। Fe3 पॉजिटिव के साथ Fe2 पॉजिटिव के साथ रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, मतलब आयरन जब Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में है। लेकिन अगर आयरन Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में है तो वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता। ठीक है। तो ये हो गया आपका मायोग्लोबिन। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में देखेंगे हीमोग्लोबिन। ठीक है। सो हीमोग्लोबिन की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका एक तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लग सकते हैं। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके साथ एसोसिएट होते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है ना, मेनली हम जब भी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, या जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका मायोग्लोबिन है, जैसे वो ऑक्सीजन बाइंडिंग होता है। ठीक है, तो मेनली हम इसमें जैसे ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जो 97% ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। 3% ऑक्सीजन होता है आपका डिजोल्व्ड प्लाज्मा की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे जो CO2 है उसका 70% ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, 20 to 25% होता है आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और बाकी डिजोल्व प्लाज्मा। ठीक है, अब देखो क्या है ना, जो अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो क्या होता है ना, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही हमारे अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो हमारे अंदर लंग्स हैं, लंग्स लेवल पे हम क्या चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट हो। ठीक है, एट लंग्स लेवल, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से ही आ रही है। बाहर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, अंदर कम होता है। और लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है, तो CO2 बाहर जाना है। तो एट लंग्स लेवल हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन एसोसिएट करे, बट टिश्यूज लेवल पे हम क्या चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ लगी हुई है वो क्या करे, डिसोसिएट करे। ठीक है, क्या करे, डिसोसिएट। तभी तो डिसोसिएट होगी, तभी तो वो टिश्यूज के पास पहुंचेगी। ठीक है ना, क्योंकि ये ब्लड का ही काम है, ऑक्सीजन को पहुंचाना, वहां से CO2 को लेना, और फिर CO2 को लंग्स के पास पहुंचाना, और लंग्स के थ्रू फिर उसको एक्सहेल करना। ठीक है, तो यहां पर इसलिए हम बात करेंगे एक कर्व की, जिसे बोलते हैं हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो जैसे ये जो कर्व होता है, ये जनरली हम क्या बोलते हैं कि मायोग्लोबिन के लिए तो ये हाइपरबोलिक होता है। मायोग्लोबिन के लिए कैसा होता है, ये हाइपरबोलिक, इट इज हाइपरबोलिक। बट फॉर हीमोग्लोबिन इट इज सिग्मोइडल। हीमोग्लोबिन के लिए कैसा होता है, ये सिग्मोइडल। कैसा होता है आपका, सिग्मोइडल। मायोग्लोबिन के लिए हाइपरबोलिक होता है, हीमोग्लोबिन के लिए सिग्मोइडल, क्योंकि मायोग्लोबिन जो है उसका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का कैसा स्ट्रक्चर होता है आपका, क्वैटनरी। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कुछ, जैसे ये आप देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन, क्योंकि इसके अंदर तो मतलब इसका टर्शरी होता है, बट हीमोग्लोबिन में आप देख रहे हो अल्फा 1 अल्फा 2, जैसे दोनों अल्फा सेम ही होते हैं, बीटा 1 बीटा 2। तो तभी हमने कहा था ना कि क्योंकि इसके अंदर जैसे 4 हीम ग्रुप्स हैं, तो इसके अंदर यू कैन से 4 आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हीम ग्रुप में ही आयरन होता है, और उसी आयरन के साथ ऑक्सीजन ने बाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पर जो मेनली हमने बात करनी है वो किसकी बात करनी है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। ठीक है, जैसे ये एक नॉर्मल कर्व है। ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल कर्व है, वो कह रहा है ये कर्व या तो राइट की तरफ शिफ्ट होता है या लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब राइट शिफ्ट का मतलब क्या है, डिक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैं एक कर्व बनाऊं राइट वाली साइड, जैसे मान लो मैंने ये कर्व बना दिया। अब देखो ये कर्व किसके बीच में है, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये ग्राफ किसके बीच में है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब क्या है ना, जैसे अगर हम देखो क्या होता है, बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होगी या डिसोसिएट होगी। जैसे अगर मैं एक पार्शियल प्रेशर लेता हूं, जैसे मान लो ये मैंने पार्शियल प्रेशर लिया, और इस लाइन को मैं ऐसे वाई एक्सिस की तरफ लेके जा रहा हूं, तो आप देखो ना, इस वाले ग्राफ के अंदर पार्शियल प्रेशर मैंने सेम लिया है, बट इसमें सैचुरेशन कम है। ठीक है, इसमें सैचुरेशन ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन में। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, जैसे एक तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा यानी पीएच कम, 2 3 डाइफॉस्फो या बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और टेम्परेचर, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होना, टेम्परेचर ज्यादा होना, 2 3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट ज्यादा होना, ये सारे किसको फेवर करते हैं? डिसोसिएशन को। all of these factors are responsible for the dissociation of oxygen from hemoglobin। और ऑब्वियसली डिसोसिएशन हमने कहां पर करानी है? टिश्यूज में। कहां करानी है? टिश्यूज में। ठीक है, इसको हम एक इफेक्ट भी बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम आपका बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। ठीक है, इफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व is shifted towards right, is shifted towards right, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका? इट इज नोन एज बोहर इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं आपका? बोहर इफेक्ट। अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस तरफ शिफ्ट हो जाता है आपका? राइट की तरफ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं आपका? बोहर इफेक्ट। तो अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? राइट की तरफ। ठीक है, तो मतलब राइट की तरफ वो फैक्टर्स हैं जो डिसोसिएशन को फेवर करते हैं। ऐसे अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, तो लेफ्ट की तरफ कौन से फैक्टर्स हैं जो किसको फेवर करते हैं? एसोसिएशन को। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम यानी पीएच ज्यादा है, 2 3 डिसफॉस्फोग्लिसरेट कम है, टेम्परेचर कम है। ठीक है, ऐसे जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसकी भी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है। ठीक है ना, फीटल हीमोग्लोबिन की एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, जैसे कई बार गेट का पेपर उसमें MSQ आ जाता है। ठीक है, दे विल गिव यू ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट, तो दे विल राइट कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन को फेवर करते हैं, तो वो लिखेंगे ना, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन, डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इंक्रीज इन 2 3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट या बिसफॉस्फोग्लिसरेट डिक्रीज। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स ऑक्सीजन एसोसिएशन को फेवर करते हैं, कौन से फैक्टर ऑक्सीजन डिसोसिएशन को फेवर करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, आया समझ में ये? तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो हमें ये याद रखना है कि कौन से फैक्टर ऑक्सीजन एसोसिएशन को फेवर करते हैं, कौन से डिसोसिएशन को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। जैसे देखो, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि यहां पर उसने आपको क्या दिया? देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है एक HbA1c। सुना आपने HbA1c क्या होता है? क्या होता है HbA1c? क्या करते हैं इसमें? एक्चुअली HbA1c से हमें क्या पता लगता है? एक तो होता है ना, जैसे अभी हमने किसी का ब्लड ग्लूकोज चेक किया, वो तो होता है इंस्टेंट। बट एक हमें ये पता करना है कि पिछले 2 3 महीने के अंदर उस पर्सन की एवरेज ब्लड ग्लूकोज क्या रहा है, उसके लिए HbA1c टेस्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? HbA1c में जो ग्लूकोज है वो टर्मिनल वैलिन के साथ अटैच होता है। ठीक है, एक्चुअली ये 2 3 बार ऐसा क्वेश्चन आया पेपर के अंदर। तो वैलिन और एक आपका लाइसिन, इनके साथ ग्लूकोज लगता है। ठीक है, जैसे इसमें वैलिन दे रखा है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना भी सही कि HbA1c क्या होता है। एक्चुअली हम बोलते हैं ना ABC ऑफ डायबिटीज। ABC ऑफ डायबिटीज में एक तो HbA1c होता है, एक उसमें हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं,
और एक उसके अंदर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, ठीक है। जब भी हम एबीसी ऑफ किसकी बात करते हैं, डायबिटीज की, तो एबीसी ऑफ डायबिटीज का मतलब होता है उसमें हम HbA1c, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं। HbA1c, ब्लड प्रेशर, और इसमें हम क्या चेक करते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल। दिस इज एबीसी ऑफ डायबिटीज, ठीक है। अब दूसरा यहां पे स्टेटमेंट क्या है, NADH मिथ हीमोग्लोबिन रिडक्टेज सिस्टम इन आरबीसी कन्वर्ट्स मिथ हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। जैसे अभी हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हीमोग्लोबिन से मिथ हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, ठीक है। ये चलो आपको होमवर्क भी है, ये स्टेटमेंट आप देख के आओगे, ठीक है। कि जब हीमोग्लोबिन से मिथ हीमोग्लोबिन बनता है वो कौन एंजाइम कराता है, और मिथ हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन बनता है तो वो कौन सा एंजाइम कराता है, ठीक है। फिर एक उसने लिखा है ऑक्सीजन बाइंड्स टू Fe2 पॉजिटिव इन द हीम मॉइटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो है वो हीम मॉइटी ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ लग के क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। मतलब इसका मतलब इस हिसाब से आंसर तो ए एंड सी बनेगा, ठीक है। और एक उसने क्या लिखा है कि जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी या ऑक्सीजन के लिए वो मच हाइयर होती है देन दैट ऑफ इट्स एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये गलत है, आपने कई जगह पढ़ा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो एफिनिटी है वो 200 टाइम्स ज्यादा होती है। तो डी तो पक्का ही गलत है, ठीक है। और ए और सी सही है, ठीक है। बी मतलब बी भी गलत है, बट यह कि इसके बारे में आपको एक बार आप पढ़ के आना तो आपको बेसिकली आइडिया होगा कि जो आपका मतलब ये जो सिस्टम है, ठीक है, मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर क्या गलत है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे जो हीमोग्लोबिन बनता है जैसे उसका पाथवे होता है, ठीक है। आपने ये देख के आना है कि आपने बेसिक पाथवे देख के आना है कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का या जो उसके अंदर हीम ग्रुप है उसके सिंथेसिस का पाथवे कैसे स्टार्ट होता है, स्पेसिफिकली हीम ग्रुप कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम ग्रुप का जो सिंथेसिस है उसका पाथवे, ठीक है ना। मतलब इसमें देखो आप कुछ पॉइंट्स ये याद रख सकते हो कि क्योंकि ऑब्वियसली इट इज ए कॉम्प्लेक्स पाथवे, बट किससे स्टार्ट होता है, एक ये, और बीच में कुछ ना कुछ आपको जैसे जो भी उसमें प्रिकर्सर्स बन रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मैंने आपको दो होमवर्क दिया, एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब एक तो ये स्टेटमेंट क्यों गलत है बी वाली, ठीक है। HbA1c के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, और एक कि हीम ग्रुप जो बनता है उसका सिंथेसिस पाथवे, ठीक है। अब सिंथेसिस पाथवे का मतलब नहीं है कि हम पूरा कॉम्प्लेक्स पाथवे बना के आए, जस्ट यू हैव टू सी कि किससे स्टार्ट होता है एंड व्हाट आर द बेसिकली जो इंटरमीडिएट्स पाथवे में बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये नहीं है कि हम स्ट्रक्चर बनाने बैठ जाएं, क्योंकि फिर ये है कि उसको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि आपको मैंने बताया ना ये HbA1c, ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार आ गया नेट के पेपर में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि HbA1c टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे मैंने बताया ना, जैसे अब देखो हमने वैसे हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब जैसे आपको ये भी पता है कि इसके अंदर जैसे डी तो पक्का ही गलत है, अब डी गलत का मतलब बी और डी ऑप्शन तो गई, ठीक है। अब ए बी सी, सी पक्का सही है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो Fe2 पॉजिटिव के साथ ही बाइंड करता है। अभी हमने लिखा था ना Fe3 पॉजिटिव होता है तो उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, फाइब फाइब्रस प्रोटीन हो गया और ग्लोबुलर, ठीक है। ठीक है, फिर ये जैसे आपका मोटिफ एंड डोमेन होता है, ठीक है। चलो इसको पढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में, बट क्वेश्चन जो मैंने दिया था रामचंद्रन प्लॉट का एक वो वाला किया जो मैंने आपको कल इसमें से दिया था, जो मैंने आपको कल दिया था एक क्वेश्चन, एक वो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या दिया, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइपेप्टाइड शोन बिलो,
द सुपरस्क्रिप्ट -1 डिनोट्स द एटम ऑफ द प्रीवियस अमीनो एसिड, जैसे ये यहाँ पे C-1 लिखा हुआ है क्योंकि ये पिछले अमीनो एसिड का C होगा, और +1 डिनोट करता है एटम ऑफ द नेक्स्ट अमीनो एसिड। द एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाउ मेनी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स आर रिक्वायर्ड टू यूनिकली डिफाइन द टॉर्जन एंगल ऑफ द रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, अब देखो ये तो हमें पता है कि NC अल्फा के बीच में क्या होगा आपका फाई, मतलब इन दोनों के बीच में फाई होगा, और C अल्फा C के बीच में क्या होगा साई। लेकिन देखो क्या होता है ना, एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो स्पेसिफिक N है ये किससे अटैच है, और ये वाला जो C अल्फा है वो किससे अटैच है। तो एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स में हमें ये भी बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे अब क्या किया आपने NC अल्फा तो लिख दिया, बट ये N किससे अटैच है C-1 से, और C अल्फा किससे अटैच है C से। ऐसे ही आपने क्या लिखा C अल्फा C, अब ये वाला C अल्फा किससे अटैच है N से, और ये C किससे अटैच है N+1 से। तो एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स में ना आपको, जैसे NC अल्फा तो है ही सी, बट N कौन से एटम से और C अल्फा कौन से एटम से अटैच है वो भी बताना पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4 एटम्स। ठीक है, सेंटर ये इन दोनों के बीच में फाई होता है, इन दोनों के बीच में साई होता है, बट ये भी आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन से एटम से अटैच है। तो हमें यहाँ पर 4 एटम्स जो हैं वो हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ताकि हम क्या बता पाए कि जो टॉर्जन एंगल्स हैं उसके बारे में बता पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 4 एटम्स के हमें एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए अगर आपने यूनिकली डिफाइन करना है किसको, टॉर्जन एंगल्स को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4 एटम्स।